मेरा नाम रोहन है। मेरी तारीफ थोड़ा लेट कर करो, क्योंकि मैं कोई साधारण घराने से नहीं हूँ। मैं उस घराने से आया हूँ जहाँ हर इंसान का नाम और हर फैसला खबर बन जाता था। मेरे पापा एक कामयाब बिजनेसमैन थे, रोहन ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक, और मैं उनका इकलौता बेटा, उनके सपनों का वारिस। घर में दो बहनें थीं, लेकिन वे भी मेरी बात पर चलती थीं। मैं जो बोलता, वही आखिरी फैसला माना जाता। यूनिवर्सिटी में मेरी पहचान सिर्फ मेरे गुणों की वजह से नहीं थी, बल्कि मेरा रुतबा, मेरा अंदाज, मेरा रहन सहन, सब कुछ मुझे सबसे अलग रखता था। सच कहूं तो मुझे इस सब की आदत हो चुकी थी, लेकिन मैंने कभी घमंड नहीं किया, क्योंकि पापा ने मुझे एक ही बात सिखाई थी: जो ऊपर बैठा है उसे नीचे देखने की आदत नहीं होनी चाहिए। बोलने में हमेशा सलाहियत होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी खत्म होते ही मैंने पापा का बिजनेस संभालना शुरू कर दिया। मीटिंग्स, फाइलें और फैसले अब मेरे हाथ में थे। मेरे फैसलों ने कंपनी को न सिर्फ मुनाफा दिलाया, बल्कि मान सम्मान भी कमाया। सब कहते थे, रोहन में नेतृत्व की एक अलग ही फितरत है। मैं बस हंसकर अपने काम में लग जाता। मेरी माँ, हालांकि, मुझसे बिल्कुल अलग थीं। वे बाहर की चीज़ों से ज्यादा घर की थीं, नरम दिल, धार्मिक और पुराने ख्यालों वाली। वे हमेशा कहती थीं कि मेरी शादी ऐसी लड़की से होनी चाहिए जो सिर्फ घर संभाल सके, पति का मान रखे, आधुनिक न हो। शादी यानी शादी होनी चाहिए, घरेलू होनी चाहिए। वे कहती थीं, रोहन बेटा, पैसा तो सबके पास होता है, लेकिन मान और सुकून वही लड़की देती है जो घरदारी समझती है। मैं हंसकर कहता, मम्मी, अभी इन बातों को वक्त है। वे कहती, वक्त तो तभी होता है जब तू उसे मानता है, लेकिन तू तो हमेशा टालता है। मेरे लिए बहुत सी लड़कियां देखी जा रही थीं। हर हफ्ते कोई न कोई रिश्ता वाली आंटी नई लड़की का नाम ले आती। बहुत नरम है, बोलने में होशियार है, शादी के बाद बिजनेस भी संभाल सकती है। मैं सब सुनता, चुपचाप बैठता और अगले दिन सब भूल जाता। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं वाकई किसी लड़की की तलाश में हूं या नहीं, लेकिन मन के एक कोने में यह बात साफ थी कि मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए जो पार्टियों में फोटो खिंचवाए, हमेशा फोन पर रहे या हर चीज में पति की बराबरी करे। मुझे एक सादी, निश्चल, शांत, लज्जावान लड़की चाहिए थी, जो कम बोले लेकिन मन जीत ले, मेरे लिए वक्त निकाले, मेरे पास शांत बैठकर चाय पिए और मेरे जीवन में सुकून लाए। ऐसी लड़की जो मुझे इस कोलाहल से निकालकर शांति की सांस दे। एक दिन पापा मेरे कमरे में आए। हाथ में कुछ फाइलें थीं और चेहरे पर हमेशा की तरह गंभीरता। उन्होंने कहा, रोहन, बिजनेस में तेरी ऊंचाई काबिले तारीफ है, लेकिन माँ को ऐसे लगातार चिंता में मत रख। मैंने कहा, हेलो पापा, मैं चिंता में नहीं हूँ, मन को बस अभी सुकून नहीं मिला। वे बोले, बेटा, कुछ फैसले दिल से नहीं, वक़्त पर लेने पड़ते हैं। तेरी माँ जो फैसला लेगी, वह सिर्फ तेरे भले के लिए ही होगा। मैंने चुपचाप सिर हिलाया। पापा कभी मेरे फैसलों में ज्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन जब बोलते तो उनके शब्दों का वजन होता था। अगले दिन रिश्ता देखने वाली आंटी घर आईं। हाथ में एक फाइल थी और उसमें एक लड़की का फोटो। बोली, रोहन, बस एक नजर डाल, बाकी फैसला हम सब पर छोड़ दें। मैं हंसते हुए बोला, फैसला अगर आपको ही लेना है तो फोटो दिखाने की क्या जरूरत। आंटी नाराज हो गईं और बोली, रोहन, तुझे ठीक से बोलना नहीं आता। फिर खुद ही हंस पड़ी और बोली, रहने दे, लड़कों को ऐसी लड़की नहीं चाहिए होती, उन्हें तो सिनेमाई प्रेम कहानी चाहिए। मैं मन ही मन चिढ़ गया, लेकिन कुछ बोला नहीं, क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसी लड़की की तलाश में क्यों हूं, जिसे मैंने कभी देखा नहीं, बस महसूस किया है। उस दिन सूरज हमेशा की तरह उगा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि यही दिन मेरे जीवन में वह रोशनी की किरण लाएगा जो सालों से छुपी थी। मैं गाड़ी से उतरा। हाथ में कुछ शॉपिंग बैग थे। गेट पर वही पुराना चौकीदार खड़ा था। उसने मुझे देखकर नमस्कार किया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर अंदर गया। मैदान में बच्चे खेल रहे थे। कुछ लड़कियां रस्सी पर कूद रही थीं, कुछ छोटे बच्चे स्लाइड पर थे। लेकिन मेरी नज़र एक तरफ जाकर रुक गई। वहां एक पेड़ के नीचे, सफ़ेद दुपट्टे में, कुछ बच्चों के बीच एक लड़की बैठी थी। उसका चेहरा धूप और छांव के बीच किसी अधूरे सपने सा लग रहा था।
वह बच्चों से बात कर रही थी। उनके चेहरों पर हंसी थी। उसकी आवाज़ शायद मेरे कानों तक नहीं पहुंची, लेकिन वह नज़ारा मेरे मन में उतर गया। मैं कुछ पल वहीं खड़ा रहा। हाथ में बैग थी, लेकिन नज़र उस पर टिक गई। पहली बार मन ने खुद को बेकाबू महसूस किया और मैंने खुद से सवाल किया, ये कौन है? बच्चों ने मुझे देखा और चिल्लाते हुए मेरी ओर दौड़े। रोहन भैया आए। मैंने हंसकर बैग नीचे रखा और उनके साथ बैठ गया। उन्हें चॉकलेट दी, कपड़े दिखाए, किताबें बांटीं, लेकिन मेरा मन अभी भी उस सफ़ेद दुपट्टे वाली लड़की पर अटक गया था। बच्चों की हंसी में मैंने फिर एक बार उसकी ओर देखा। वह मुझे देख रही थी। एक पल के लिए हमारी नज़रें मिलीं और उसने फौरन नज़रें झुका लीं। फिर वह बच्चों के बीच से उठकर अंदर चली गई। धीरे धीरे, जैसे हवा की झोंके में कोई नाजुक फूल खिलता हो, मुझे महसूस हुआ कि मुझ में कुछ बदल गया है। मैंने मन में सोचा, रोहन, क्या तू सचमुच इम्प्रेस हो गया? और मौका देखकर एक कर्मचारी से पूछा, ये लड़की कौन थी जो अभी गई? वो बोला, सर, वह रोज़ यहाँ आती है, बच्चों के साथ वक्त बिताती है, उनके लिए सामान लाती है, बहुत ख्याल रखती है। मैंने पूछा, उसका नाम क्या है? मैंने उत्सुकता से पूछा। वह बोला, हम सब उसे ताई ही कहते हैं। उसने कभी अपना नाम ठीक से बताया ही नहीं। वह बहुत सुशील और शांत स्वभाव की लड़की है। मेरे मन को जैसे किसी ने तसल्ली दी। जो लड़की बाहर से इतनी नाजुक है, वह अंदर से कितनी खूबसूरत होगी। उस दिन के बाद मेरा टाइम टेबल ही बदल गया। जहाँ पहले अनाथ आश्रम में महीने में एक बार जाना होता था, वह अब हफ्ते का हिस्सा बन गया। मैं उसी वक़्त वहाँ जाता, जब वह सफ़ेद दुपट्टे वाली लड़की वहाँ होती, और मज़े की बात, वह हर बार वहीं मिलती। बच्चों की भीड़ में हंसमुख रहती। उसे कभी ज़ोर से बोलते नहीं सुना। जब बोलती, तो उसकी आवाज़ हल्की, अलग सी होती। वह बच्चों में इस तरह रम जाती, जैसे वही उनकी माँ हो। कई बार मैंने देखा, कभी वह खुद खाना बनाती, कभी किसी बच्चे को जूता पहनाने में मदद करती, तो कभी किसी को गले लगाकर चुप कराती। ऐसा लगता जैसे उसके पास वक्त की कोई कमी नहीं, जैसे अपने दुखों से दूर रहकर वह बच्चों के चेहरों पर हंसी बिखेरना चाहती हो। मैं कई बार थोड़ी दूरी से खड़ा होकर उसे देखता रहता। एक बार मैं बच्चों के साथ बैठकर कुछ सामान बांट रहा था। तब वह एक छोटे से रोते हुए बच्चे को लेकर गई। मैंने हल्के से बच्चों से पूछा, ये आंटी तुम्हें रोज चॉकलेट देती है? एक बच्चा हंसकर बोला, हाँ, आंटी रोज आती है, कभी खाली हाथ नहीं आती। मुझे ताज्जुब हुआ। वो सिर्फ प्यार ही नहीं, सामान भी लाती थी। एक बार मैंने वहां के स्टाफ से पूछा, ये लड़की किसी एनजीओ से है? वॉलंटियर है? वे बोले, नहीं सर, कोई रिकॉर्ड नहीं, बस आती है, बच्चों से मिलती है, सामान देती है और चली जाती है। नाम पूछो तो सर, सब उसे दीदी ही कहते हैं। वो खुद ज्यादा बोलती नहीं। मैंने मन में सोचा, दीदी, जैसे किसी कहानी की राजकुमारी। एक बार मैंने हिम्मत करके उसे बात करने का फैसला किया। वह बच्चों को कहानी सुना रही थी और सब ध्यान से सुन रहे थे। मैं थोड़ा इंतजार करके खड़ा रहा, लेकिन उसका ध्यान नहीं गया। कहानी खत्म होने पर बच्चे इधर उधर गए। वह उठने लगी। मैंने धीरे से कहा, माफ करना। वह थोड़ा रुकी, मेरी ओर देखा और नजरें झुका लीं। मैंने पूछा, आप रोज यहाँ बच्चों के लिए आती हैं? उसने धीरे से सिर हिलाया, जैसे शब्द होठों तक आए और वापस चले गए। मैंने कहा, आपका बच्चों से प्यार करने का अंदाज बहुत अच्छा है। ऐसे लोग खास होते हैं। वह कुछ नहीं बोली, चुपचाप आगे बढ़ गई। मैं वहीं खड़ा रहा। मुझे अजीब सा लग रहा था। ये पहली बार था जब किसी लड़की ने मेरी बात का जवाब चुप्पी से दिया था। न हंसी, न शब्द। अगले दिन मैंने बच्चों के लिए एक छोटा सा क्विज रखा। जीतने वाले को इनाम भी रखा। मुझे लगा शायद वह थोड़ा रुकेगी, हिस्सा लेगी, लेकिन मैं आया और वह पीछे की ओर चली गई। मैंने एक बच्ची से पूछा, तुम्हारी दीदी कहाँ गई? उसने कहा, जब आप आते हैं ना, तब दीदी पीछे चली जाती है, कहती है, मैं बाद में काम करूंगी। यह सुनकर मेरे मन में एक अजीब सी भावना उमड़ आई। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह बोलने को तैयार ही नहीं थी। क्या उसे अंदाजा था कि वह मुझे पसंद होने लगी है, या वह सचमुच इतनी लज्जावान थी? एक दिन बच्चों को चॉकलेट बांटते वक्त मैंने एक पैकेट उसकी ओर बढ़ाया। ये लो, ये आपके लिए है, बच्चों के लिए नहीं।
मैंने कहा, आप उनके लिए इतनी मेहनत करती हैं, इसके लिए शुक्रिया। उसने पैकेट की ओर देखा, फिर मेरी ओर देखा और धीरे से बोली, आपका आभार ही काफ़ी है। मैंने पूछा, आपका नाम? वह चुप रही, फिर धीरे से बोली, बोलने के लिए नाम की ज़रूरत होती है। उसने नज़रें झुका लीं और बिना जवाब दिए जल्दी से चली गई। हर हफ्ते मेरा मन उसकी ओर खींचता जा रहा था और वह हर बार मुझसे दूर होती जा रही थी। कभी-कभी लगता था कि वह मुझे जानती है, मालूम है कि मैं कौन हूँ, लेकिन फिर भी कोई रिश्ता जोड़ने से डरती है। एक बार अनाथ आश्रम के इंचार्ज ने मुझे बताया, रोहन साहब, जब आप आते हैं, वह लड़की बदल जाती है, कुछ घबरा सी जाती है। मैंने उसे कभी परेशान नहीं देखा, लेकिन आप आते हैं तो वह शांत हो जाती है। मैंने पूछा, क्या वह मुझसे डरती है? वे बोले, नहीं, शायद कुछ और ही बात है। मुझे रोज उसके साथ बात करने के लिए नई तरकीब ढूंढनी पड़ती थी, लेकिन आखिर में एक ही चीज, चुप्पी। और उस चुप्पी में एक अजीब सा कोलाहल मेरे मन में गूंजने लगा था। मन बेचैन हो रहा था। जो चेहरा कभी पराया लगता था, वह अब हर पल मेरे ख्यालों में रहने लगा था। मैं उसे बिना जाने पहचानने लगा था। पिछले 3 हफ्ते मेरे जीवन का नया हिस्सा बन गए थे। बिजनेस का तनाव, माँ की मेरी शादी के लिए जिद और दोस्तों के झगड़ों से दूर रहने के लिए मैं बस एक वजह ढूंढता था। वह अनाथ आश्रम, जहाँ बच्चों की हंसी के शोर में एक सफ़ेद दुपट्टे वाली शांत लड़की मेरे मन को बेचैनी से सुकून की ओर ले जा रही थी। इसलिए मैंने इसके लिए कोई तर्क नहीं लगाया। हर बार उसका दीदार ही मेरे दिन का सबसे बड़ा सुकून बन गया था। वह बहुत कम बोलती थी, लेकिन उसकी वह शांति भी जैसे पूरी बात कह जाती थी। फिर एक दिन मैं बच्चों के लिए कपड़े, डिक्शनरी और कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर पहुंचा। गेट पर नमस्कार करके मैं सीधा अंदर गया। मुझे देखते ही बच्चों ने शोर मचाना शुरू किया, रोहन भैया आए। लेकिन मेरी नज़रें उस पेड़ की ओर थीं, जहां वह हमेशा बच्चों के साथ बैठी दिखती थी। वहां अब खालीपन था। मैंने खुद को समझाया कि शायद वह अंदर होगी या थोड़ी देर में आएगी। मैंने बच्चों के साथ वक़्त बिताना शुरू किया। खिलौने बांटे, फोटो खींचे। आधा घंटा बीता, फिर 1 घंटा, लेकिन वह कहीं नहीं दिखी। मैंने एक बच्ची से पूछा, तुम्हारी दीदी नहीं आई? उसने मासूमियत से कहा, पता नहीं, 3 दिन हो गए, वह नहीं आई। मैं तुरंत ऑफिस की ओर निकला। वहां इंचार्ज आंटी बैठी थीं। मैंने पूछा, आंटी, वह लड़की जो सफ़ेद दुपट्टा पहनती थी, वह 3 दिन से क्यों नहीं आई? उन्होंने मेरी ओर देखा और अफसोस से सिर हिलाया। हमें भी नहीं पता बेटा। वह जब आती थी, खुद आती थी, किसी को अपना पता नहीं देती थी, बस बच्चों के लिए कुछ लाती थी और चली जाती थी। तुमने कभी नहीं पूछा, लेकिन वह कहती थी कि मुझे पहचानने के लिए मेरा काम काफ़ी है। हमें लगता था कि शायद कोई मजबूरी होगी। मोबाइल नंबर, कोई आपातकालीन संपर्क, कुछ भी नहीं। यहाँ बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो अपनी पहचान बताए बिना बस आते हैं और चले जाते हैं। वह भी उनमें से एक थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि वह रोज़ आती थी। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। मैंने तुरंत अपने मैनेजर को फ़ोन किया। विनय, एक काम है, तुरंत शुरू कर। एक लड़की है जो पिछले कुछ हफ्तों से अनाथ आश्रम में आती थी, अब कई दिनों से गायब है। मुझे उसका पता लगाना है। उसने पूछा, सर, नाम? मैंने कहा, उसका नाम कुछ पता नहीं, बस इतना पता है कि सब उसे दीदी कहते हैं। सफ़ेद दुपट्टा पहनती है, बहुत शांत रहती है और बच्चों से बहुत प्यार करती है। विनय बोला, सर, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। उसकी आवाज़ में शक था, लेकिन मेरी आवाज़ में ठहराव था। हाँ, विनय, ये काम आसान नहीं है, लेकिन यह मेरे मन का सुकून है। उस रात पहली बार मुझे खुद में उलझन महसूस हुई। कमरे में फाइलों के ढेर में, लैपटॉप की रोशनी में, हर जगह एक कमी सी लग रही थी। अगले दिन सुबह जल्दी ऑफिस पहुंचा, लेकिन मन बार बार उसी ख्याल में अटक रहा था। काम में ध्यान नहीं लग रहा था। हर घंटे मोबाइल चेक करता था कि शायद विनय से कोई खबर आए। शाम को मैं फिर अनाथ आश्रम गया। शायद वह वहां आई हो। बच्चों ने मुझे देखा तो खुशी से दौड़ कर आए, लेकिन मेरी नज़रें सिर्फ उस चेहरे को ढूंढ रही थीं जो अब मेरी रोज़मर्रा की ज़रूरत का हिस्सा बन चुका था। एक लड़की दौड़ कर आई और बोली, रोहन भैया, दीदी फिर आएंगी ना? वे हमें कहानियां सुनाती थीं। मेरे पास जवाब नहीं था।
मैंने बस उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, जरूर आएंगी, वे तुम सबसे प्यार करती हैं। अगले दिन मैंने विनय से फिर पूछा, कुछ पता चला? वह बोला, सर, कुछ खास नहीं मिला। सोशल मीडिया पर कोई फोटो नहीं, कोई नाम नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। जैसे वह हवा में एक सी थी। मैंने कहा, हवा में नहीं थी, विनय। वह मेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। फिर अगले 2 हफ्ते मैं अपनी गाड़ी से पूरे शहर के अनाथ आश्रमों, महिला केंद्रों और सोशल वर्क की जगहों पर चक्कर लगाता रहा, बस इस उम्मीद में कि शायद वह कहीं मिल जाए। लेकिन वह कहीं नहीं थी। एक बार माँ मेरे कमरे में आई। बेटा, तू बहुत शांत हो गया है, तबीयत तो ठीक है ना? मैंने कहा, हाँ माँ, बस थोड़ा काम का प्रेशर है। माँ बोली, नहीं, कुछ तो है जो तू मुझसे छुपा रहा है। मैं चुप रहा। वे चली गईं, लेकिन मुझे पता था कि मेरे पास अब छुपाने को कुछ बचा नहीं था। रात देर तक मैं छत पर बैठा रहा, शहर की रोशनियों में बस एक चेहरा ढूंढता रहा। सोच रहा था कि एक ऐसा इंसान जिससे मैंने कभी ठीक से बात भी नहीं की, वह इतना खास क्यों हो गया। शायद प्यार ऐसा ही होता है, शांत, धीरे से, और फिर अचानक सब कुछ ले जाता है। उस रात पहली बार मैंने मन से माना कि मैं उस लड़की से प्यार करने लगा हूं। लेकिन अब वह लड़की कहीं नहीं थी। इसी दौरान कंपनी का नाम तेजी से बढ़ रहा था। हमने एक नई ब्रांच खोली, 2-3 बड़े इन्वेस्टमेंट डील फाइनल की। लेकिन उस सब में मेरा हिस्सा सिर्फ कर्तव्य तक था। पहले जैसे यश मिलने पर उत्साह आता था, वैसा अब महसूस नहीं हो रहा था। एक बार पापा ने ऑफिस में बुलाकर पूछा, रोहन, तू ठीक है ना? आजकल तुझे किसी चीज की परवाह नहीं? मैंने कहा, पापा, बस थोड़ा मानसिक थकावट है। पापा बोले, मानसिक थकावट तभी आती है जब मन पर बोझ हो। क्या हुआ, बता? लेकिन मैं चुप रहा। अगर उन्हें बता देता कि एक ऐसी लड़की, जिसका नाम भी मुझे नहीं पता, वो मुझे रात दिन याद आती है, तो वे मुझे पागल ही समझते। घर पर माँ रोज कोई नया प्रस्ताव लाती थीं। एक शाम मैं घर पहुंचा तो डाइनिंग रूम में 2 औरतें और एक जवान लड़की बैठी थीं। माँ ने मुझे बैठने का इशारा किया। ये रोहन है। मैंने चुपचाप नमस्ते करके बिना बैठे अपने कमरे की ओर बढ़ गया। माँ मेरे पीछे आई। ये क्या बर्ताव है? मेहमानों के सामने ऐसी उद्दंडता? मैंने कहा, माँ, मैंने पहले ही कहा था ना, अभी मुझे शादी का कोई विचार नहीं। वे बोली, तो कब है विचार? 1 साल हो गया, हर बार तू मना करता है। माँ, मुझे बस वक़्त चाहिए। वक़्त? रोहन, तेरे दोस्तों के तो बच्चे भी हो गए और तू अभी भी वक़्त मांगता है। मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा और माँ गुस्से में चली गईं। उसी रात विनय का फ़ोन आया। सर, एक छोटा सा सुराग मिला है। किसी ने बताया कि ऐसी एक लड़की पहले एक सामाजिक संस्था में काम करती थी, फिर अचानक इस्तीफा देकर गायब हो गई। मैंने पूछा, पता? उसने कहा, सर, पता नहीं मिला। बस इतना पता चला कि वह अपने पिता के साथ वापस चली गई, शायद किसी गांव में। वहां ढूंढो, कितना भी वक़्त लगे। मैंने कहा। उसने धीमे स्वर में कहा, लेकिन सर, 1 साल हो गया। शायद वह लड़की अपने जीवन में आगे बढ़ गई होगी और हम। विनय, इसलिए मुझे वही लड़की चाहिए। अगले कुछ महीने ऐसे ही बीते। रोज के जीवन में, घर में शादी की बातें, ऑफिस में फैलते काम, और अंदर एक खालीपन। पापा ने फिर विषय उठाया। रोहन, अब तू जीवन को गंभीरता से ले। तेरे बाद ये सब किसके लिए है? तुझे एक जीवन साथी चाहिए। पापा, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। बस एक चीज मांगता हूँ, मुझे थोड़ा वक्त दो। कितना वक्त? जब तक वह फिर से न मिले? और अगर वह न मिली तो? पहली बार मेरा सिर झुक गया। मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। खुद को व्यस्त रखने के लिए मैंने कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें अकेले पड़े लोगों को सहारा दिया जाता था। अंदर से मुझे पता था कि यह सिर्फ एक बहाना है। शायद कभी, कहीं वह फिर दिखे। लेकिन हर बार उम्मीद और शांति का खेल चलता रहा। और फिर वह दिन भी आया, जिसका मुझे डर था। सुबह नाश्ता करते वक्त माँ बोली, एक सुसंस्कृत किसान की लड़की है, बहुत सुलझी हुई, पढ़ी लिखी और तेरे स्वभाव की। मैंने चाय का कप रखकर माँ की ओर देखा। दीवार से ज्यादा सख्त। उस शाम मुझे फिर रिश्ता वाली आंटी घर पर दिखी, हाथ में फोटो का ढेर लिए। उसने एक फोटो मेरी ओर बढ़ाया। ये है वह लड़की। तेरे पापा हाँ करके आए हैं, अब तू भी देख।
मैंने एक नज़र फोटो पर डाली। सादे कपड़े, हल्की सी मुस्कान, पीछे गांव का दृश्य। मैंने बस इतना पूछा, इसमें क्या है? माँ बोली, तेरा सारा कुछ है इसमें। तुझ जैसे पढ़े लिखे, समझदार लड़के को जो चाहिए, वह सब। और मेरी पसंद, मेरी मर्जी। तुझे अपनी पसंद का कुछ पता भी है? मैं तुम्हारी माँ हूँ। तेरे लिए अच्छा फैसला मैं ही ले सकती हूँ। मैंने फोटो वापस टेबल पर रख दिया। लड़की नहीं, ये मेरे जीवन का फैसला है, और ये फैसला मैं खुद लूंगा। माँ चुप हो गई, लेकिन उनकी आंखों में साफ दिख रहा था कि वे अब पीछे नहीं हटेंगी। 2 दिन बाद पता चला कि माँ पापा गांव गए हैं, शादी तय करने, और मुझे बताने की भी जहमत नहीं उठाई। शाम को लौटने पर माँ बोली, सब तय हो गया, अगले महीने शादी है। माँ, सचमुच तुम मेरे साथ ऐसा जबरदस्ती करोगी? वे बोली, रोहन, कभी मन से किया काम बेकार गया है? वक्त के साथ तुझे सब समझ आएगा। मैं गुस्से में कमरे में चला गया। रात को पापा मेरे पास आए। बेटा, तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती। वह तेरे कारण बहुत परेशान रहती है। कभी कभी बड़ों की भी सुन लेना चाहिए। पापा, मैंने कभी मनमानी की है? लेकिन यह मेरे जीवन का सवाल है। अगर माँ ने फैसला लिया, तो उसके पीछे आपका मेरे लिए अच्छा मन होगा। बात वहीं खत्म हो गई। अगले दिन शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मेरा इनकार, मेरा मौन, कुछ काम नहीं आया। शादी तय होकर वह लड़की शहर लाई गई। शादी का दिन भी आ गया। सादा समारोह रखा गया। मैं सिर्फ औपचारिकता के लिए हाजिर था। मेहमानों से मिला, फोटो खिंचवाए, लेकिन मन में तूफान चल रहा था। मैंने दोस्तों को कुछ नहीं बताया। बस विनय एक तरफ खड़ा था, शांत, सब समझते हुए। शादी हो गई। सबने आशीर्वाद दिए। माँ बहुत खुश थीं। पापा की हंसी से घर जगमगा गया था। मैं कमरे की ओर गया। अंदर मंद रोशनी थी। दरवाज़ा खुला था। वो बैठी थी, लाल कपड़ों में, सिर पर घूंघट, जैसे मेरी प्रतीक्षा कर रही हो कि मैं आऊं और सब शुरू हो। मैं दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन मन जैसे थम गया। मैंने गुस्से में कहा, तू यहाँ मेरी मर्जी से नहीं आई। मेरी माँ ने तुझे मुझ पर थोपा है। मैं किसी और को चाहता हूँ। मेरे मन में तेरे लिए कुछ नहीं। अगर मैं तुझे स्वीकार करूं, तो ये मेरे प्यार से बेवफाई होगी। ये कहकर मैंने कोट उतारना शुरू किया। वह कुछ नहीं बोली, बस धीरे से उठी और बाहर चली गई। न मेरी नज़र उसके चेहरे पर गई, न उसने मुझे देखा। मैंने दरवाज़ा बंद किया और कमरे की शांति और गहरी हो गई। अगले दिन सुबह माँ कमरे में आई। मैंने उन्हें बाहर निकाला। ये क्या बर्ताव है, रोहन? माँ, मैंने पहले ही कहा था ना, ये शादी तुम्हारे हट से हुई, मेरी इच्छा से नहीं। ये कोई जिम्मेदारी नहीं कि जबरदस्ती उठा लूं। तुम्हें मेरा जीवन चाहिए, या बस तुम्हारी मर्जी की रीति रिवाज पूरे होने चाहिए? तेरा ये हठ हमें भी तंग करता है। अब तुझे उसे स्वीकार करना ही होगा, चाहे तुझे अच्छा लगे या न लगे। मैं कुछ नहीं बोला, चुपचाप छत पर चला गया। शादी को 3 दिन हो गए। घर में खुशी का माहौल था। माँ बार बार मेहमानों को बता रही थी कि लड़की कितनी सुलझी है, कितनी शांत है, हर काम में उनकी साथ देती है। और मैं सब सुन रहा था, जैसे वहां होते हुए भी मेरा मन कहीं और भटक रहा था। उसने मेरे सामने आने की कभी कोशिश नहीं की। मैं जब घर आता, वह कहीं गायब हो जाती। माँ कुछ बोलने की कोशिश करती, लेकिन मेरे चेहरे का भाव देखकर चुप हो जाती। उसी रात माँ ने गंभीरता से कहा, रोहन, अब बस, तू मर्द है, वह हमारे घर की बहू है। अगर तू ही उसे नकारेगा, तो वह लड़की कहाँ जाएगी? मैं खाना खा रहा था। माँ ने मेरी थाली खींच ली। अभी उसके पास जा, वह तेरी बीवी है, तेरा हक है। मैं उठा, दरवाज़ा खोला और कमरे में गया। वहां हल्की सी रोशनी की झलक थी। वह बैठी थी, हाथ प्रार्थना के लिए जोड़े हुए, चेहरा आसमान की ओर। मैं कुछ पल दरवाजे पर खड़ा रहा। उसकी पीठ मेरी ओर थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। प्रार्थना में क्या मांग रही है? कि तेरा पति तुझे स्वीकार करे? मैंने कटुता से पूछा। वह डरी नहीं, न ही मेरी ओर देखा। प्रार्थना पूरी की, सिर झुकाया और शांत बैठी रही। सुन, तू जबरदस्ती मेरे जीवन में आई है। ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई। मैं तुझे कभी प्यार नहीं करूंगा। रहना है तो इस कमरे के बाहर जा। ये कमरा मेरा है। वह उठी, अपनी ओढ़नी ठीक की और बिना कुछ बोले बाहर चली गई। मैंने दरवाज़ा बंद किया और कमरे में फिर शांति का साम्राज्य फैल गया। रात का पहला प्रहर था।
मैं बिस्तर पर बैठकर अपनी सांसें गिन रहा था। मोबाइल लिया, पुराने फोटो देखे, अनाथ आश्रम के बच्चों के साथ, और फिर वह चेहरा जो अब मेरे जीवन से गायब हो चुका था। मैं खुद से सवाल करने लगा, क्या मैं सचमुच इतना कठोर हो गया हूं कि किसी लड़की का मान, उसकी भावनाएं, उसका सम्मान कुछ भी महसूस नहीं होता? और फिर खुद ही जवाब दिया, नहीं, मैं बस ऐसा ही हूं। यह सब मेरी मर्जी से नहीं हुआ, यह सब जबरदस्ती है। कमरे की शांति जैसे मेरे हाथों में उतर रही थी। मैं उठकर खिड़की के पास गया। नीचे बैठक में वह लड़की चादर ओढ़कर बैठी थी, शायद कुछ सोच रही थी। अगले दिन सुबह माँ रसोई में थीं। वह माँ के साथ आटे में हाथ डालकर रोटियां बेल रही थी। माँ ने मुझे देखकर कहा, बेटा, नाश्ता कर। तेरी बीवी ने आज अपने हाथ से खाना बनाया है। मैं बिना कुछ बोले टेबल के पास बैठ गया। नाश्ता किया, लेकिन मन कहीं और था। वह शांतिपूर्वक अपने काम में लगी रही, जैसे मैं वहां हूं ही नहीं, और मैं भी उसे पूरी तरह नजरअंदाज करके नाश्ता करता रहा। दोपहर में विनय का फोन आया। सर, कल की मीटिंग कंफर्म है? 2 बजे निकले? ठीक है, तैयार रहना, मैंने कहा। शाम को एक दोस्त आया जो शादी में नहीं आ पाया था। यार, बधाई हो। सुना है बहुत सादी सुलझी लड़की है, गांव की। संसार कैसा चल रहा है? मैंने हंसकर कहा। जैसा जबरदस्ती करवाया है वैसा। वह बोला, अरे यार, सब वक्त सिखाता है। शायद तुम दोनों एक दिन बहुत खुश रहो। मैं हंसा। अगर वह दिन आया तो सबसे पहले तुझे बताऊंगा। रात को वही मंजर, मैं अपने कमरे में और वह गेस्ट रूम में। एक दिन माँ मेरे कमरे में आई। तूने अभी तक उसे स्वीकार किया कि नहीं? वह रोज तेरी राह नहीं देखती। मैंने कहा, माँ, मैं उसे कैसे स्वीकार करूं? मेरे मन में वह नहीं है, तो उसका चेहरा ही ठीक से देख। उसे एक मौका दे, मैंने शांतिपूर्वक कहा। जिसके लिए मन में जगह न हो, उसे कितना भी पास लाओ, वह पराया ही लगता है। माँ की आंखों में हैरानी साफ दिख रही थी। काफी समय यही चलता रहा। वह मेरे सामने नहीं आई और मैं उसे नजरअंदाज करता रहा। हम एक ही घर में दो अलग अलग दुनियाओं में रहने लगे। मैं ऑफिस से लौटा तो वह छत पर कपड़े सुखा रही थी। मैंने उसे काम करते पहले कभी नहीं देखा था। तब उसने कहा, जहां रिश्ता होता है वहीं घर होता है। मैं बिना जवाब सुने मुड़कर चला गया। जवाब सुनने की ताकत ही नहीं थी। रात देर से मैं कमरे में आया। थका हुआ था, उलझा हुआ था। मन में एक ही सवाल था, क्या मैं सचमुच सही कर रहा हूं? लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था, और यह शांत गहरी वेदना मेरे रोज के जीवन का हिस्सा बन गई। कुछ महीने बीत गए। मेरे और उसके बीच की दूरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। घर में सब कुछ हमेशा की तरह चल रहा था, लेकिन हमारे बीच कोई रिश्ता, कोई बातचीत, नज़र से नज़र मिलने वाली प्यार की गर्माहट नहीं थी। माँ रोज नाराज रहती थीं। ये कैसी शादी है रोहन? तू पति है ना, वह बीवी है। मैं चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाता या अखबार में आंखें गड़ाए रहता। एक दिन माँ गुस्से में बोली, सुन, लड़की का ब्याह करके माँ बाप समझते हैं कि उनका कर्तव्य पूरा हुआ, और यहाँ तू है जो उसे अपनी पत्नी भी नहीं मानता। मैंने जवाब दिया, माँ, मैंने साफ कहा था कि ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हो रही। माँ बोली, मर्जी तो तेरी ही थी ना, उस दिन जब तू हर प्रस्ताव को ना करता था। अब उससे शादी हो गई तो कम से कम उसे सम्मान तो दे। मैंने कहा, सम्मान मैंने कभी छीना नहीं माँ, लेकिन जो मन से दूर है उसे पास लाने से क्या होगा? उस दिन के बाद वह भी धीरे धीरे और शांत होती गई। वह लड़की, जिसे अब सब सून कहने लगे थे, घर में सबकी देखभाल करती थी। सुबह उठकर माँ के साथ नाश्ता बनाती, पापा के लिए चाय ले जाती, सफाई करती, और शाम को बैठक के पौधों को पानी देती। लेकिन मेरे लिए वह बस एक पराई थी, एक ऐसी मौजूदगी जिसे मैं अलग नज़र से देखता था। एक बार मैंने उसे किताबें अलमारी में रखने को कहा, शायद उसे समझ आए, लेकिन मेरी मौजूदगी में वह चुपचाप कुछ न बोलना ही पसंद करती थी। माँ की एक पुरानी सहेली आई थी। उसने कहा, बड़ी अच्छी बहू है तुम्हारी, संयमी और समझदार। माँ हल्के से हंसी। हाँ, बहुत प्यारी है, बस रोहन की नज़रों से उसे देखने का वक्त ही नहीं आया। आंटी ने हैरानी से पूछा, क्या कह रही हो? माँ ने बात बदल दी, लेकिन मैं पास ही खड़ा था। सब सुन लिया।
रात को विनय का फोन आया। सर, नया प्रोजेक्ट है। सिंगापुर के क्लाइंट आ रहे हैं। आपको अगले हफ्ते टूर पर जाना पड़ेगा। मैंने कहा, ठीक है, तैयारी शुरू कर। माँ को बताया तो वे बोली, अकेले मत जा, उसे भी ले जा। शायद तुम दोनों को एक दूसरे को समझने का मौका मिले। मैंने जवाब दिया, वहाँ खाली वक़्त नहीं मिलेगा। रिश्ते कोई पिकनिक नहीं होते। माँ बोली, रोहन, लेकिन तू कब समझेगा? जब मैं ट्रिप से लौटा, माँ ने बताया कि मेरी गैर मौजूदगी में उसने सारा घर संभाला। तारीफ के काबिल काम किया। मैंने पूछा, उसे किसने कहा? माँ बोली, किसी ने नहीं, वह खुद करती है। शायद उसे लगता है कि यह भी उसकी जिम्मेदारी है। मैं चुप रहा। थोड़ी देर बाद माँ ने संयम से कहा, तूने उसे एक बार भी ठीक से नहीं देखा। यही वह लड़की है जिससे तूने शादी की है। मैंने कहा, माँ, वह गांव की साधारण लड़की है, मेरे लायक नहीं। माँ का स्वर सख्त हुआ। और तेरे लायक कौन? वह, जिसे तू 1 साल से भूल नहीं पाया, जिसका पता भी तुझे नहीं। मैंने बात बदल दी। अब जब मेहमान आते, वह सबको नम्रता से नमस्ते करती और चुपचाप एक कोने में बैठ जाती। सब उसकी तारीफ करते कि तुम्हारी बहू बहुत समझदार है। लेकिन मेरे मन में अभी भी एक दीवार थी। शायद कोई पुराना अहंकार या वह चेहरा जो यादों से मिटने को तैयार नहीं था। और दिन वैसे ही एक समान बीतते रहे। ऑफिस की मीटिंग्स, घर की शांति और मन की उलझन, कुछ भी खत्म नहीं हो रहा था। उसने कभी शिकायत नहीं की, कभी सवाल नहीं पूछा, और मैं भी उसे देखकर नज़रअंदाज करता रहा। एक रात मैं लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर विनय का नाम देखकर मैंने कॉल उठाया और पूछा, हाँ विनय, सब ठीक है ना? दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी थी। फिर वह बोला, सर, वह लड़की मिल गई। मेरे हाथ वहीं थम गए, जैसे शरीर से प्राण निकलकर फिर लौट आए। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, क्या? कौन? वह बोला, सर, वही लड़की जो अनाथ आश्रम में आती थी। मेरे एक जानकार ने उसका फोटो देखा, एक गांव की स्कूल की जाहिरात में। वह अब वहां बच्चों को पढ़ाती है। मैंने सारी जानकारी निकाली है। वही है सर। मैं क्षण भर चुप रहा। कमरे में सन्नाटा गूंजने लगा। फिर उठकर अलमारी खोली, जैकेट निकाला और पूछा, विनय, तुझे यकीन है? वह बोला, हाँ सर, पता भी है। मैंने नोट कर लिया है। वह गांव शहर से 2 घंटे की दूरी पर है। आपके लिए यात्रा की व्यवस्था भी कर दी है। मैंने कहा, विनय, अब सुबह का इंतजार नहीं होता, हम अभी निकलें। वह बोला, नहीं सर, रात बहुत हो गई है। हम सुबह 6 बजे निकलेंगे। आप तैयार रहें? ठीक है, मैंने कहा। कॉल कट होने के बाद मैं कुछ देर वैसे ही बैठा रहा। दिल की धड़कन बढ़ गई थी, जैसे सालों से गुमशुदा कोई पल अचानक लौट आया हो। तभी दरवाजे पर हल्की सी खटखट हुई। आऊं? मैंने पूछा। वह बाहर खड़ी थी। आ, मैंने कहा। वह अंदर आई। हाथ में पानी का ग्लास था, जो उसने टेबल पर रखा, और चुपचाप मुड़ने लगी। मैंने आज तक कभी उसकी ओर ठीक से नहीं देखा था, क्योंकि मेरा मन ही मानने को तैयार नहीं था कि वह मेरी हो सकती है। जिसे मैं जानता नहीं, उसकी पहचान लेने की भी इच्छा नहीं थी। इस बार पानी क्यों लाई? मैंने पूछा। वह मुड़ी और बोली, मम्मी ने कहा कि आपके कमरे में रखने को। और वह हमेशा की तरह बिना कुछ मांगे, बिना कुछ बोले चली गई। अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठा, कपड़े बदले, बैग में कुछ जरूरी कागज रखे और नीचे नाश्ता करने बैठा। मम्मी ने हैरानी से कहा, आज बहुत जल्दी उठ गया, सब ठीक है ना? मैंने कहा, हाँ मम्मी, एक जरूरी मीटिंग है, शहर से बाहर जाना है। किसके साथ? उन्होंने पूछा। मैंने कहा, बस एक पुराना मामला है। मेरे चेहरे की गंभीरता देखकर वे चुप हो गईं। बाहर विनय गाड़ी लेकर मेरी राह देख रहा था। मैं उसके साथ बैठा और पूछा, पता कहाँ का है? वह बोला, सर, मनसापुर नाम का एक छोटा सा गांव है। वहाँ एक प्राइमरी स्कूल में वह बच्चों को पढ़ाती है। किसी को पता नहीं चला सर। मैंने पूरी गोपनीयता रखी है। यात्रा के दौरान मेरी नज़र खिड़की के बाहर थी, लेकिन मन उस पल की ओर दौड़ रहा था जब मैं उसे फिर से देखूंगा। क्या मैं उसे पहचान पाऊंगा? क्या वह वैसी ही होगी? और अगर बदल गई तो मैं क्या करूंगा? गांव के पास पहुंचते ही विनय ने गाड़ी की रफ्तार कम की। रास्ते कच्चे और तंग थे। थोड़ी दूरी पर एक छोटी सी स्कूल दिखी। बच्चों का शोर सुनाई दे रहा था। विनय ने गाड़ी रोक कर कहा, सर,
वह सामने की क्लास में पढ़ाती है। मैंने कल फोन पर बात की थी। वह आज वहीं है। मेरे पैर थोड़ा कांप रहे थे, लेकिन मैं आगे बढ़ा। स्कूल का गेट पार करके उस क्लास के दरवाजे पर जाकर रुका। वह थी, ब्लैकबोर्ड पर कुछ लिख रही थी। उसका सिर सफेद दुपट्टे से ढका था। आवाज हल्की लेकिन प्रभावशाली। बच्चों, आज हम नया पाठ पढ़ेंगे। मेरा दिल थम गया। वही आवाज, वही अंदाज, वही सादगी। मैंने दरवाजे पर हल्का सा खटखटाया। वह मुड़ी और हमारी आंखें मिलीं। एक पल के लिए वक़्त जैसे रुक गया। वह चौंकी, लेकिन कुछ बोली नहीं। मैं अंदर गया और पहली बार बिना शब्दों के हमारी नज़रों ने साल भर की सारी कहानी कह दी। वह अभी भी दूर खड़ी थी, लेकिन मुझे पता था कि मैं अब अकेला नहीं हूँ। ये वह पल था जिसका मैं सालों से इंतज़ार कर रहा था, और अब सब बदलने वाला था। स्कूल से लौटने के बाद मैं शांति था। विनय गाड़ी चला रहा था और बार-बार मेरी ओर देख रहा था। आखिरकार उसने पूछा, सर, कुछ बोलेंगे? मैंने धीरे से कहा, हाँ विनय। वही थी, वही लड़की। वह बोला, सर, आप तो कह रहे थे कि शायद गलती हो गई होगी। मैंने जवाब नहीं दिया। विनय, इस बार कोई गलती नहीं। गाड़ी सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी, लेकिन मेरे दिल की धड़कन उससे भी तेज थी। इतने समय बाद उसका चेहरा देखना जैसे किसी अधूरे सपने सा था। लेकिन जो बात मुझे अंदर से तोड़ रही थी, वह ये थी कि अब वह मेरी पत्नी थी और मैं उसे तलाक देने वाला था। घर पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। माँ लॉन में बैठी थीं। मैं उनकी ओर बिना देखे सीधे ऊपर गया। मेरे पैर अपने आप उस जगह की ओर जा रहे थे, जैसे पुरानी रेखाएं मुझे खींच रही हों। दरवाजे के सामने रुककर मैंने एक गहरी सांस ली। हाथ दरवाजे पर रखा और धीरे से कमरा खोला। कमरे में मंद रोशनी थी। वो प्रार्थना कर रही थी, आंखें बंद, होठों पर धीरे धीरे कुछ शब्द। हे ऊपर वाले भगवान, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सब्र दे, और अगर मैं सच पर हूं तो मुझे रास्ता दे। मैं बस तेरे दर पर आई हूं। मैं चुपचाप खड़ा रहा। अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरी नज़र उस पर टिकी थी। वही पांढरकट दुपट्टा, वही अंदाज, वही शांति। कुछ पल यूं ही बीत गए। उसकी प्रार्थना खत्म हुई, लेकिन वह उसी हालत में बैठी रही। मैं धीरे से आगे बढ़ा और बोला, मैं तुम्हें तलाक देने आया हूं। वह चौंकी नहीं, बस धीरे से मेरी ओर चेहरा घुमाया। लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे सामने वही लड़की बैठी थी, जिसके पीछे मैंने 1 साल बर्बाद किया, जिसकी एक झलक देखने के लिए मैं अनाथ आश्रम जाता था, और जो अब मेरे ही घर में मेरी पत्नी बनकर बैठी थी। उसने अनजान नज़रों से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? जैसे उसका मन अभी भी मानने को तैयार नहीं था। उसने धीरे से सिर झुकाया और बोली, हाँ, मैं वही बदनसीब लड़की हूं, जिसे तुमने कभी पहचाना ही नहीं, कभी स्वीकारा ही नहीं। और अब आखिर में मुझे तलाक देने आए हो। मैं कुछ क्षण उसके चेहरे की ओर देखता रहा। वह शांत थी, थकी हुई। वह शांति, जो पहले उसकी सबसे बड़ी खूबी लगती थी, अब गवाही दे रही थी कि वह अंदर से कितनी टूटी हुई है। मीरा, मुझे माफ कर। मुझे पता है मैंने तुझे नज़रअंदाज किया, लेकिन ऊपर वाले की कसम, अगर मुझे पता होता कि तू वही है, तो... इतने में उसने मेरी बात काटते हुए कहा, तो क्या? जब तुझे लगा कि मैं गांव से आई एक साधारण देहाती लड़की हूं, तब तूने मुझे क्या समझा? मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे होंठ सिल गए थे। शब्दों ने साथ छोड़ दिया था। वह फिर बोली, मेरा नाम मीरा है। मैं गांव के एक किसान की बेटी हूं। मेरे पापा ने अपनी जमीन बेचकर मुझे शहर के यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाया। मैंने मेहनत से पढ़ाई की, नौकरी शुरू की। मैं अनाथ आश्रम इसलिए जाती थी क्योंकि पापा ने सिखाया था कि जिनका कोई नहीं, उनके लिए खुद को झोंक देना चाहिए। वहां मैं रोज कुछ घंटे बिताती थी, खुद को व्यस्त रखती थी। और फिर एक दिन तू वहां आया, मुझे देखा। तुझे लगा कि शायद कोई ऐसी इंसान है जो बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से भी खूबसूरत है। लेकिन फिर तूने मेरी शांति को नज़रअंदाज करके मुझे अनजान और बेजान समझ लिया। मुझे पहचाना ही नहीं रोहन। तूने मुझे जानने की कोशिश ही नहीं की। तेरे मन में अपनी बीवी की जो तस्वीर थी, मैं वैसी नहीं निकली, इसलिए तूने मुझे ठुकरा दिया। मैंने चेहरा ढक लिया। मेरे विचारों पर मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी।
लेकिन अब जब सब सामने आ गया है तो हम नई शुरुआत कर सकते हैं, मैंने कहा। मीरा हल्के से हंसी। वह हंसी जैसे किसी जख्म की तरह चुभ रही थी। नई शुरुआत? तू बोल रहा है? तू तो मुझे तलाक दे रहा है और अब कह रहा है कि मेरे साथ रहना चाहता है। लेकिन रोहन, तू तो मेरे वजूद को ही नकार रहा था जब मैंने खुद को तुझे सौंपा था। अब क्या बचा है? वह सत्य, वह शर्म, वह पछतावा जिसके साथ तू मेरे सामने खड़ा है। जब पापा ने मेरी शादी तुझसे तय की तो मुझे खुशी हुई थी। मुझे लगा कि भगवान ने ही तुझे मेरे लिए चुना है। लेकिन शादी की पहली रात को तूने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैंने कहा, मुझे नहीं पता था। लेकिन सच ये है कि मैं स्वार्थी था। मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की। जैसे मैं अपने जीवन से अलग कर रहा था, वैसे ही तू कौन है मीरा? अब मैं तुझे खोना नहीं चाहता। वह बोली, रोहन, अब तू टूटा है। कम से कम यह तसल्ली है कि तेरी नीयत सच्ची है। लेकिन कभी-कभी सत्य बहुत देर से सामने आता है और तब तक सब कुछ बदल चुका होता है। मैंने धीरे से कहा, हम इस रिश्ते को बचा सकते हैं। वह बोली, रिश्ते वहीं बचते हैं जिनकी नींव सम्मान पर रखी जाती है। तूने मुझे पत्नी मानने से पहले ही नौकरानी समझ लिया। अब क्या बचा है? मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह पीछे हट गई और बोली, अगर तेरे मन में सचमुच मेरे लिए कुछ है, तो मुझे वक़्त दे। मुझे फैसला भावनाओं से नहीं, समझदारी से लेना है। उसके जाने के बाद कमरा एकदम खाली लगने लगा। मैं देर तक वैसे ही बैठा रहा, सिर झुकाए, खुद की नज़रों में खुद को देख नहीं पा रहा था। अब कुछ टूट रहा था, लेकिन पहली बार ऐसा लगा कि टूटने के बाद शायद कुछ नया बनने की उम्मीद है। मैंने खुद से वादा किया कि अब जो करूँगा वह दिल से करूँगा। अगर रिश्ता फिर से चाहिए तो वह सम्मान के साथ चाहिए, और अगर वह न माने तो भी मैं उसे उसकी शर्तों पर आज़ाद छोड़ दूंगा। लेकिन इस बार गलती नहीं करूंगा। अगले कुछ दिन बहुत भारी गुजरे। वह मुझसे बात नहीं करती थी, जवाब भी नहीं देती थी। माँ को कुछ नहीं बताया। ये लड़ाई मैं खुद से ही लड़ता रहा। रात को जब वह सो जाती, मैं उसके दरवाजे के पास बैठकर चुपके से रोता था और अगले दिन ऐसे बर्ताव करता जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त मैंने उसकी पसंद की कुछ किताबें और फूल लाए। हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खटखटाया। उसने खोला तो मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर खुद को संभाल कर बोला, तेरे लिए कुछ लाया हूँ। बिना कुछ बोले किताबें हाथ में लीं और दरवाज़ा बंद करने लगी। मैंने धीमे स्वर में कहा, बस एक बात सुन मीरा, आज भी तू कहे तो मैं यह घर छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन यह मत समझना कि मैं तुझ पर उपकार कर रहा हूँ। मैं वह वापस पाना चाहता हूँ जो मैंने खोया है। दरवाज़ा बंद हो गया, लेकिन उसकी आंखों में मुझे एक नमी दिखी, जैसे कुछ पिघल रहा हो। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। वह मेरी ओर देखने लगी, लेकिन बात नहीं करती थी। मैं सुबह उसके लिए चाय बनाकर काम पर जाता और शाम को उसके कमरे के पास एक छोटा सा प्यार भरा खत रखता। एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई। माँ गांव गई थी। मैंने ऑफिस की छुट्टी लेकर डॉक्टर को बुलाया, दवाइयों से लेकर सारी देखभाल की। वह कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। उस रात मैं दवा देने गया तो वह धीरे से बोली, तुझे अब फर्क पड़ता है? मैंने सिर झुकाकर कहा, बहुत पड़ता है मीरा, इतना कि खुद पर गुस्सा आने लगा है। मुझे तेरी माफ़ी नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि तू खुद को मुझसे ऊपर समझे और जब तुझे यकीन हो तभी मेरे साथ आए। वह कुछ पल चुप रही और फिर बोली, तू सचमुच बदल गया है या यह सिर्फ दिखावा है? मैंने बिना पल गंवाए जवाब दिया, दिखावा होता तो खुद को बदलने की इतनी मेहनत नहीं करता। उसके बाद हमारी बातचीत शुरू हुई, बहुत धीमी, बहुत संभल कर, जैसे दो लोग किसी टूटी चीज को बड़े प्यार से जोड़ रहे हों। वह मुझसे सवाल पूछती, मैं जवाब देता। कभी कभी चुप भी रहता, लेकिन कुछ छुपाता नहीं था। धीरे धीरे उसने मेरी आंखों में झांकना शुरू किया। फिर एक दिन सुबह उसने मेरे लिए चाय बनाई, जैसे बिना कुछ बोले बहुत कुछ कह दिया। मैंने पूछा, अब मैं तुझे बीवी कह सकता हूँ? वह हंसी और बोली, अभी नहीं, लेकिन दोस्त कह सकता है। और उस दिन से हमारी दोस्ती शुरू हुई। मैं उसके साथ बाजार जाता, उसके लिए किताबें लाता, वह मेरे लिए कॉफ़ी बनाती। एक दिन उसने पूछा, अगर मैं फिर से तेरी हो जाऊं
तो तू मुझे सचमुच वैसी स्वीकार करेगा ना, जैसे किसी के सम्मान की कद्र की जाती है? मैंने बिना पल गंवाए कहा, मैं तुझे उस औरत की तरह स्वीकार करूंगा, जिसके सामने मैं खुद को छोटा समझता हूं। वक़्त ने बहुत कुछ बदल दिया था, लेकिन हमने एक दूसरे को फिर से खोज लिया था। उस दिन उसने मेरे सामने हाथ बढ़ाते हुए कहा, अगर आज तू मुझे स्वीकार करने को तैयार है, तो मैं फिर से तेरे साथ चलने को तैयार हूं। मेरी आंखों में पानी आ गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, इस बार तेरी साथ मेरे लिए सजा नहीं, इनाम है। और उस दिन एक नई शुरुआत हुई। ऐसी शुरुआत जिसमें गलतफहमियां नहीं थीं, दबाव नहीं था। सिर्फ दो लोग थे जो सचमुच एक दूसरे को समझने लगे थे। घर की दीवारों को भी जैसे सुकून मिल गया था। पहले जो शांति बोझिल लगती थी, वह अब मीठी और सुखद लगने लगी। हम फिर से एक दूसरे को जानने लगे। पहले जो गलत हुआ, वह अब समझ में आने लगा। उसने मुझे अपनी स्कूल के दिनों की कहानियां सुनाई। मैंने अपनी बचपन की शरारतें बताईं। हमारी रातें सिर्फ सोने के लिए नहीं थीं, बल्कि एक साथ चाय पीने और बीते पलों को फिर से जीने का वक्त बन गई थीं। एक दिन माँ लौट आईं। हमें एक साथ देखकर उनकी आंखों में वही सुकून था, जो शायद उन्होंने प्रार्थनाओं में मांगा था। उन्होंने मुझे अकेले में बुलाकर कहा, बेटा, गलती सबसे होती है, लेकिन उसे सुधारना सबके बस की बात नहीं। मुझे पता है, तूने उसे बहुत दुख दिया, लेकिन आज तुझे खुद में बदला हुआ देखकर यकीन हो गया कि तू अब उसे सिर्फ बीवी नहीं, जिम्मेदारी मानता है। मैंने उनकी बात सुनी और पहली बार दिल से महसूस हुआ कि अब मैं उस मर्द की तरह जी रहा हूं, जो अपनी औरत का सम्मान करना सीख गया है। एक शाम हम दोनों छत पर बैठे थे। हवा थोड़ी ठंडी थी। मैंने उसके कंधों पर शॉल रखी, तो वह हल्के से हंसी। फिर अचानक मेरी ओर देखकर बोली, तुझे अभी भी मुझसे दोबारा शादी करनी है? मैंने बिना पल सोचे उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तो रोज तुझसे दोबारा शादी करने को तैयार हूं। हर सुबह तेरा होना मुझे चाहिए। वो कुछ पल मेरी ओर देखती रही, फिर सिर झुकाकर बोली, तो इस बार मैं मंगलसूत्र तभी पहनूंगी जब मुझे लगेगा कि इस बार सिर्फ रंग नहीं, विश्वास भरा जा रहा है। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जिस दिन तू मुझे पूरी तरह अपना मानेगी, और उस दिन मैं खुद को सबसे खुशकिस्मत समझूंगा। कुछ हफ्तों बाद उसके जन्मदिन पर मैंने घर में छोटी सी पूजा रखी। माँ ने उसे लक्ष्मी पूजा की तैयारियों में व्यस्त रखा। मैं अपने कमरे में गया और हमारी पहली शादी में इस्तेमाल की गई वही कुमकुम की डिब्बी निकाली। पूजा के बाद मैं सबके सामने उसके पास गया और बोला, आज मैं तुझे अपना सकता हूँ? वह थोड़ा घबराई, लेकिन मेरी आंखों में प्यार देखकर उसने धीमे स्वर में हाँ कहा। मैंने उसके माथे पर कुमकुम लगाया। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ सुकून था। जैसे उसे अब पता चल गया था कि सिंदूर सिर्फ शादी की रस्म नहीं, बल्कि उसका मान, उसकी पहचान और उसका सम्मान है। माँ ने उसे गले लगाया और कहा, अब मुझे कोई डर नहीं, तेरा यह हौसला मेरा विजय है। उस दिन के बाद हमारे रिश्ते में कुछ बदला नहीं, लेकिन जो बदला वह हमारा नजरिया था। अब हम एक दूसरे के लिए सिर्फ जिम्मेदारी नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के साथी थे। हर सुबह वह मेरी कॉफी में अपने हाथों का स्वाद मिलाती, और हर रात मैं उसके सपनों को अपनी कहानियों से शांत करता। अब हम वाद विवाद नहीं करते थे, सिर्फ बात करते थे। शिकायत नहीं करते थे, सिर्फ समझने की कोशिश करते थे। और शायद यही असली रिश्ता होता है, जहां शादी सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि हर दिन एक दूसरे में खुद को गूंथना होता है। एक शाम बारिश के बाद की ठंडी हवा कमरे में आ रही थी। उसने खिड़की बंद की और चाय के 2 कप मेरे सामने रखे, फिर मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उसके कंधे पर सिर रखा और हम दोनों कुछ देर बिना बोले बाहर देखते हुए हंसते रहे। सामने टेबल पर हमारी शादी का पुराना फोटो रखा था, जिसमें हम दोनों संकोच में एक दूसरे के पास खड़े थे। उसने वह फोटो उठाया और बोली, देखना, कितना अजीब है ये फोटो। दो लोग साथ तो हैं, लेकिन मन दूर है। मैंने उसकी ओर देखकर कहा, लेकिन आज जब मैं तुझे देखता हूँ, तो लगता है जैसे मैं खुद को देख रहा हूँ। तू मेरी आदत नहीं, मेरी पहचान बन गई है। उसने धीरे से मेरी उंगलियां पकड़ी और बोली, मुझे डर था कि तू फिर बदल जाएगा, लेकिन अब लगता है कि जो तू आज है, वही तेरा असली रूप है।
मैंने हल्के से उसके माथे पर हाथ फेरा और कहा, मुझे भी डर था कि तू मुझे कभी माफ नहीं करेगी, लेकिन आज जिस तरह तू मेरे पास बैठी है, वह मेरी हर गलती की माफी से बड़ा है। तभी बिजली चली गई और कमरा अंधेरे में डूब गया, लेकिन उस अंधेरे में भी उसका चेहरा साफ दिख रहा था, जैसे हमारे बीच अब कोई पर्दा या दूरी नहीं थी। उसने कहा, चल, टॉर्च जलाई? मैंने कहा, नहीं, इस अंधेरे में तेरा चेहरा इतना उजाला दे रहा है कि मुझे किसी और रोशनी की जरूरत नहीं। वह हंसकर मुझे हल्के से धक्का देकर बोली, चल रे, बहुत फिल्मी हो रहा है। मैं हंसकर बोला, फिल्मी है, लेकिन कहानी सच्ची है। उस रात हम दोनों उस अंधेरे में पुराने एल्बम पलटते रहे। कभी किसी फोटो को देखकर हंसे, कभी एक दूसरे की ओर देखकर शांत हो गए। कुछ पल ऐसे होते हैं जो शब्दों में बयान नहीं हो सकते। वे सिर्फ आंखों में उतरते हैं और मन में हमेशा के लिए रह जाते हैं। वह शाम सिर्फ एक शाम नहीं थी, हमारे जीवन में वह मोड़ था जहां हमने पहली बार बिना बोले सब कुछ कह दिया था। मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ समझा, लेकिन सबसे बड़ा सबक मुझे उसी से मिला जिसे मैंने कभी समझा ही नहीं। मुझे लगता था कि प्यार सिर्फ किसी खूबसूरत चेहरे का आकर्षण है, लेकिन अब समझ आया कि प्यार वह शांति है जो सिर्फ सच्चे मन से मिलती है। मैं रिश्ते को एक जिम्मेदारी समझता था, लेकिन वह तो विश्वास की नींव पर खड़ा होता है। मैंने उसे कभी समझा ही नहीं। उसका दुख, उसकी शांति, उसका इंतजार, ये कभी महसूस ही नहीं हुआ। मैं बस उसे अपने बनाए सांचे में फिट करने की कोशिश करता रहा। लेकिन इंसान कोई खिलौना नहीं होता। उसे जैसा है वैसा ही स्वीकार करना पड़ता है। सही वक़्त पर पहचानने का मौका लिया ही नहीं, और जब पहचान हुई तो बहुत कुछ टूट चुका था। अब समझ आता है कि किसी की शांति को सुनना सीख लो तो बहुत कुछ बचा सकता है। रिश्ते वक्त मांगते हैं, समझदारी मांगते हैं, और सबसे ज़रूरी, सम्मान मांगते हैं। अगर तुम किसी को अपना कहो और उसे वैसा स्वीकार न करो, तो वह रिश्ता नहीं रहता, वह एक बोझ बन जाता है। मुझे आज भी लगता है कि सब कुछ फिर से हो जाए, लेकिन अब पता है कि सिर्फ इच्छा काफ़ी नहीं होती। वक़्त दो, विश्वास दो, और सबसे ज़रूरी, इंसान को उसकी पूरी पहचान के साथ स्वीकार करो, वरना वह किसी की प्रार्थनाओं का हिस्सा बन जाएगा और तुम्हारी कहानी एक अधूरा सबक बनकर रह जाएगी। जिस दिन उसकी शांति मुझे समझ आई, उस दिन समझा कि सबसे बड़ा शोर हमेशा सही नहीं होता। कभी-कभी जो कुछ नहीं बोलता, वही सबसे ज़्यादा टूटा हुआ होता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।